हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं, नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का पार्ट 8। पिछले सारे पार्ट्स का लिंक एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लेबर कोड क्या होती है, कौन से मैटर्स वहां पर लिए जाते हैं और कैसे कार्रवाई होती है लेबर कोड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, अगर समझ आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो आपको उसकी इंफॉर्मेशन समय पर मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा वीडियो लेक्चर्स को। अब स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। इस एक्ट को 14 सेक्शंस और 7 चैप्टर्स के बीच में बांटा गया है। चैप्टर 1 हम पूरा सीख चुके हैं। चैप्टर 2 उसमें हम वर्क कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर्स और कंसिलिएशन बोर्ड सारा समझ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, यानी कि पार्ट 6 और पार्ट 7 में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें है लेबर कोड्स, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबर कोड के बारे में बारीकियों को समझना। इस एक्ट में कई सारी अथॉरिटीज का गठन किया जाता है। प्रिवेंशन रोकथाम के लिए, कंसिलिएशन समझौते के लिए, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के लिए, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटीज जो कि एडजुडिकेशन के लिए बनाई गई हैं। एडजुडिकेशन का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर है एक निर्णय लेने की। कानून के दायरे में रहते हुए जो निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं वो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उन सब के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग का मतलब सबको मानना पड़ेगा वो निर्णय। तो ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंसाफ दिलाती है एक पार्टी को जिसके साथ बुरा किया गया है। लेबर कोड का सेक्शन है 7। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास एक पावर है। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जब भी जरूरत लगे वो ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन देती है, एक या एक से ज्यादा लेबर कोड्स का गठन कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होती हैं जिनको सॉल्व करवाने के लिए पार्टीज को न्याय, जहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में तो लेबर कोड का गठन किसी भी राज्य के अंदर वो करवा सकती है। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हक है कि वो सिर्फ अपने राज्य के अंदर अंदर ही लेबर कोड का गठन कर सकती है। यहां से हमें यह समझ आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होती है, वो किसी भी स्टेट में लेबर कोड का गठन कर सकती है। अब देखिए, गठन चाहे करे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे करे स्टेट गवर्नमेंट, पर्पस एक ही है, मकसद एक ही है, न्याय दिलवाना। जिस भी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है उसे उस अन्याय के बदले इंसाफ दिलवाना, और जो उसका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरवाई करवाना दूसरी पार्टी से जिसकी वजह से नुकसान सफर करना पड़ा है। यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि लेबर कोड बनाने का मेन मकसद क्या है। 2 मकसद हैं यहाँ पर। पहला तो है जितने भी मैटर्स शेड्यूल 2 में मेंशन है उन सब के ऊपर कार्रवाई करना, और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसे इंसाफ दिलवाना। शेड्यूल 2 में कौन कौन से मैटर्स आते हैं ये आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में समझेंगे। दूसरी बात, जितने भी फंक्शंस इस एक्ट के तहत सेक्शंस में मेंशन हैं वो सारे फंक्शंस लेबर कोड को बाखूबी
इंसाफ दिलवाने के लिए परफॉर्म करने पड़ेंगे। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर स्पेसिफाइड हैं। सबसे पहला है द लीगैलिटी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। लीगैलिटी का मतलब होता है क्या कानूनी तौर पर वो चीज सही है, और स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शंस जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स का मालिक देता है अपने वर्कर्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अटेंडेंस का क्या सिस्टम होगा, इसके अलावा दिन में कितने घंटे काम करना है, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, क्या वो वर्कर परमानेंट है कि टेम्परेरी है, लीव का क्या सिस्टम होगा। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। किस चीज को मिसकंडक्ट बोला जाएगा? अब कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दी एम्प्लॉयर ने और वो इंस्ट्रक्शन कानूनी तौर पर सही नहीं है तो वर्कर्स जो हैं इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। दूसरी बात, अब जब भी ऐसा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया और वो सही नहीं है तो वहां पर जो वर्कर्स हैं वो जा सकते हैं लेबर कोर्ट के पास। लेबर कोर्ट उस चीज को डिटेल में स्टडी करेगी, कार्रवाई करेगी और ये देखेगी कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर ने दिया है उसका क्या असर वर्कर के ऊपर आ सकता है। तीसरी बात, अगर कहीं पर किसी वर्कर को गलत तरीके से डिसमिस कर दिया गया है, डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्खास्त कर देना नौकरी से, पर वो तरीका गलत नहीं है। अब एम्प्लॉयर को लगता है वो गलत नहीं है पर वर्कर को लगता है कि वो तरीका गलत है, उसे डिसमिस नहीं करना चाहिए था। उस केस में लेबर कोर्ट में आवाज उठाई जा सकती है। अगला मैटर है कि जहां पर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मालिक है वो डिसीजन लेता है विड्रॉल का। विड्रॉल मतलब वापसी कर ली उसने। किस चीज की वापसी की? कोई कस्टमरी कंसेशन दी जाती थी, कंपनी के अंदर प्रथा थी, कोई छूट दी जाती थी वर्कर्स को, उस छूट को समाप्त कर दिया गया। प्रिविलेज, कोई सुविधा दी जाती थी, आगे से उसने बोला ये सुविधा नहीं दी जाएगी और वर्कर्स को लगता है कि ये सुविधा उनका हक है। उस केस में लेबर कोर्ट में जाकर सुनवाई की जा सकती है। अगली बात, इलीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट। जहां पर कोई स्ट्राइक की गई या लॉकआउट, जिसका मतलब हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सीख चुके हैं, ये स्ट्राइक और लॉकआउट जो है ये इलीगल है। उस केस में भी लेबर कोर्ट के पास पूरा हक है ऐसे मैटर्स को डिस्कस करने का। इसके अलावा कुछ एक मैटर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो सकते हैं, पर यहाँ पर एक बहुत ही अहम नियम है थर्ड शेड्यूल के मैटर्स का। वो नियम क्या है, चलिए अभी वो समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सख्ती से बोला गया है कि लेबर कोड सिर्फ और सिर्फ सेकंड शेड्यूल के मैटर्स में ही डील करेगी, पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एक और नियम है। जहां पर कोई झगड़ा हुआ और वो झगड़ा जो है उसका असर हद से हद 100 वर्कर्स के ऊपर ही पड़ रहा है और वो झगड़ा है शेड्यूल 3 के अंदर, तो लेबर कोर्ट में ऐसे केस की कार्रवाई की जा सकती है। तो रूल क्या है जो आपने याद रखना है कि झगड़े का जो असर है वो हद से हद 100 वर्कर्स के ऊपर ही पड़ रहा है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक और ये एक्ट अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेबर कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नियुक्ति कैसे की जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है ऑफिसर इन चार्ज, जिसके पास हक होगा पूरी प्रोसीडिंग्स को एक न्यायपूर्वक तरीके से चलाने का। इसमें कई सारे सेक्शंस आएंगे। सबसे पहला तो है सेक्शन 7, सब सेक्शन है 2। किसी भी लेबर कोर्ट के अंदर एक ही पर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में नियुक्त किया जा सकता है। अब ये नियुक्त कौन करेगा? उसे नियुक्त करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 7, सब सेक्शन है 3, जो कि है क्वालिफिकेशंस के ऊपर।
कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति करवाने वाले पर्सन की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी कंपल्सरी हैं। इस एक्ट में 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से अगर कोई एक भी हो जाए तो पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका में आ सकता है। याद रखिएगा, चारों इकट्ठी नहीं चाहिए, चारों में से कोई भी एक। सबसे पहली, जो वो पर्सन है वो रह चुका है जज हाई कोर्ट का, या तो रह चुके हैं या तो अभी भी हैं। सेकंड पॉइंट, कम से कम 7 साल तक उस पर्सन ने किसी ना किसी तौर पर किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया है, उसको होल्ड किया है। जुडिशियल का मतलब होता है अदालती तौर पर। अगली ऑप्शन है कि उस पर्सन ने पहले भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई है, मतलब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे या तो इसी एक्ट के तहत या किसी प्रोविजनल एक्ट के तहत या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत, और ये जो उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई वो कम से कम 5 सालों तक निभाई हो। चौथी ऑप्शन, उस पर्सन ने भूमिका निभाई हो डिस्ट्रिक्ट जज की या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, और ये भूमिका कम से कम 3 साल तक निभाई हो। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी एक का आंसर है यस, तो उस पर्सन को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है लेबर कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब पहले हमने पढ़ा कि क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी चाहिए, मतलब क्या योग्यता चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं। किस सिचुएशन में एक पर्सन को अयोग्य बोल दिया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाने के लिए। सबसे पहला, अगर वो पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से उस पर्सन का वास्ता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल भी नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका निभा सकता। दूसरी कंडीशन है उम्र को लेकर। जो पर्सन हो चुका है 65 साल का या उससे ज्यादा, उसके बाद भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाने के लिए डिसक्वालिफाइड तहत कर दिया जाएगा। इस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितने भी मैटर्स मैंने आपको समझाए उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई को ही बोला जाता है प्रोसीडिंग्स, और जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, मतलब एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स आ जाएगा, वहां पर बारी आएगी अवार्ड की। अवार्ड का मतलब होता है जो भी निर्णय दिया। अब अवार्ड को डिटेल में हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अब जब अवार्ड दे दिया गया, उसके बाद उस अवार्ड को जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो सेक्शन 17 के तहत पब्लिश करेगी ऑफिशियल गजट में। यहाँ पर आपको याद करना है कि कितने दिन के अंदर अंदर उस अवार्ड को पब्लिश करना जरूरी है। टाइम पीरियड है यहाँ पर 30 दिन का। जिस दिन अवार्ड रिसीट हुई, मतलब मिला, उस दिन के बाद से 30 दिन के अंदर अंदर उसे पब्लिश कर दिया जाएगा, और ये अवार्ड दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, कंप्लेंट करने वाले के ऊपर भी और कंप्लेंट जिसके ऊपर हुई है उस पर भी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द, जिसमें हम सीखेंगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, मिलेंगे बहुत जल्द।